हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 कंसेप्ट सेंटर पे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 से होगा। लेक्चर नंबर 5 तक हो चुका है, तो आज का लेक्चर जो है वो 6 से होगा। आज हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस है क्या, इसकी जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। इसी के सहायता से हम लोग आज सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड करने वाले हैं F बराबर R/2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करें F बराबर R/2, या दे सकता है 2F बराबर R, या तो ये आ सकता है क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन रह सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिद्ध करें F बराबर R/2 या सिद्ध करें 2F बराबर R। तो ये सिद्ध करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस है क्या। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में जानते हैं मुख्य फोकस के बारे में कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पिछली क्लासों में हमने पढ़े थे कि ये P मध्य बिंदु कहलाता है और F आपका फोकस कहलाता है, C आपका केंद्र कहलाता है या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो दो दर्पण हमने लिया है, एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस का डिफिनीशन कि मुख्य फोकस का डिफिनीशन क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़े तो मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का मुख्य फोकस कहलाता है। ये आपका मुख्य फोकस का डिफिनीशन है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का है, दोनों के लिए है। ये इसमें मुख्य फोकस आगे इसलिए बना है क्योंकि वस्तु जिस ओर वस्तु रखा रहेगा दर्पण के, अगर अवतल दर्पण के सामने हम उस वस्तु को लाएंगे और यहाँ पे कोई कागज या कोई पर्दा लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पे प्राप्त होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई वस्तु को हम इसके सामने रखते हैं तो ये सामने ना बनकर ये दर्पण के पीछे बनता है। लगेगा कि ये जो वस्तु रखा हुआ है ये ठीक दर्पण के पीछे रखा हुआ है, या तो छोटा रखा हुआ रहेगा या तो आपका बड़ा रखा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, अगर हम सामने पर्दा ला देते हैं तो क्या होता है कि पर्दा पे इस वस्तु का तस्वीर छप जाती है। तो मुख्य फोकस का डिफिनीशन हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये रियल में मिला है, जिस बिंदु पे रियल में मिलती है या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का मुख्य फोकस कहलाता है। ये दोनों दर्पण के लिए है। बहुत सा को कन्फ्यूजन क्या होता है कि अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे। जान तो गए हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन होता है कि अवतल दर्पण इस तरह बनता है या उत्तल दर्पण इस तरह बनता है। तो उसके लिए एक ट्रिक बताए थे पहले वीडियो में। ऊ से आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऊ से होता है उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊ से आपका होता है उठा हुआ, यानी कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो,
उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। बाकी अवतल दर्पण आपका उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो याद रहना चाहिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये आई ये आर क्यों होता है, यहाँ पे हम आई क्यों नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे आर क्यों नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहे थे कि आई आपका इंसिडेंट रे होता है और आर आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है। यानी आई से होता है आती प्रकाश की किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद जाती प्रकाश की किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये तीर के निशान बहुत ही ज़रूरी है। अगर तीर के निशान नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रकाश आया है या फिर ये प्रकाश आया है। तो ऐसे लग रहा है तीर देने से आपका क्या पता चलता है कि प्रकाश यहाँ से आया है। तो ये कोण जो बनेगा ये आई बनेगा, इंसिडेंट रे, आपतन कोण, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद ये लौट जाती है तो जो कोण बनती है उसे हम लोग आर कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे, जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए मुख्य फोकस का डिफिनीशन देखते हैं। ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहलाता है। ये जब भी प्रकाश दर्पण से परावर्तन होती है तो वो या तो फोकस से होकर गुजरती है या तो फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रकाश आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। तो आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। ये आपका डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन के ठीक नीचे आप फिगर बना लेंगे, जो इससे पहले फिगर बना हुआ था दोनों फिगर आप बना लेंगे, वो दोनों फिगर में आपका ये काम आ जाएगा। दोनों फिगर का डिफिनेशन एक साथ लिखा हुआ है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये आपका पहला दर्पण का हो गया। दूसरा दर्पण का है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। इसके ठीक नीचे आप फिगर बना लेंगे, जो इससे पहले ठीक था फिगर बना हुआ वो वाला फिगर आप बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं F बराबर R/2 के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस तरह से रहते हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या इसी को बदल कर बोल सकता है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। आखिर ये इसका माने होते क्या है, इसका मतलब है क्या कि F बराबर R/2 है, इसका मतलब आखिर होता क्या है, या 2F बराबर R। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो F से आपका होता है फोकस दूरी, R से होता है रेडियस त्रिज्या, और 2 है इसका आधा। तो क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है कि F आधा होता है रेडियस का यानी त्रिज्या का, ये आधा होता है यहाँ से यहाँ की दूरी का। ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखिएगा F आधा होता है
एफ आधा होता है आर का या आर दोगुना होता है एफ का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि दोगुना तो इसमें लगा हुआ है, एफ में लगा हुआ है, लेकिन आर कैसे दोगुना हो रहा है ये भी समझाएंगे, बताएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आर दोगुना होता है, ये 2 गुना होता है किसका, फोकस का, एफ का ये 2 गुना होता है, यानी जितना फोकस होता है इसका दुगना ये होता है रेडियस। यहाँ से यहाँ की दूरी आपका एफ कहलाता है, स्मॉल एफ, और यहाँ से यहाँ की दूरी ये आपका आर कहलाता है। तो यही क्वेश्चन में है कि एफ का दुगना होता है आर, रेडियस दुगना होता है एफ का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दोगुना 2 इसमें क्यों पड़ता है, इसमें क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आर दोगुना है एफ का तो इसमें 2 पड़ना चाहिए, इस तरह का क्यों नहीं पड़ता है। तो एक एग्जांपल मान लेते हैं, टू एफ बराबर आर है, यानी आर दोगुना है एफ का, एफ बराबर हम 5 लेते हैं तो आर बराबर कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, यानी एफ का मान आपका 5 आ जाएगा और आर का मान आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे एफ के जगह पे हम 5 बैठाया और 2 से गुना कर दिया तो 5 दूना 10 बराबर है 10 का, क्योंकि LHS बराबर है RHS का, तो जितना LHS में आएगा उतना ही हमें RHS में लेना होगा, यानी R का मान 10 लेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, F का मान 5 प्राप्त हुआ और R का मान 10 प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि F का दोगुना होता है R, यानी जितना F होगा उससे हमेशा दोगुना होगा। अगर हम यहाँ पे F की जगह पे 10 मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी 10 F का मान 10 हो जाएगा और R का मान 20 हो जाएगा। यहाँ से भी पता चल रहा है कि F का दोगुना R होता है। तो इसका माने यही होता है, 2F के माने होता है R दुगना है F का। अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा कि F दोगुना है R का, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह से लिखा था 2F इज इक्वल टू R। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करते हैं, इसके बाद उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। ये फिगर पहले बना ले, क्वेश्चन उतारने के बाद ये फिगर बना ले, उसके बाद हम कुछ लिखाएंगे, वो लिख लेना है, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा अपना जवाब हो जाएगा, माना कि M एक अवतल दर्पण है, उस दर्पण में अगर हम M नहीं माने हैं तो आप M मार दें, दर्पण के ठीक बगल में M लिख दें। माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, ये आपका फोकस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी r होती है जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फोकस वक्रता केंद्र C, फोकस F और मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु यहाँ पे रहता है दर्पण के बीच, मध्य बिंदु P है। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण है। तो हमने बताया था कि यहाँ से आपतित किरण आ रही थी, इस तरह की किरण आ रही थी AB एक आपतित किरण है जो प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है।
एक ही किरण लिया है, दूसरा किरण नहीं लिया है। दूसरा किरण लेते हैं तो यहाँ से यहाँ होकर गुजरते, लेकिन हमने एक ही किरण इसमें लिया है। आप फिगर में दोनों किरण ही लें तो फोकस एफ से गुजरती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा तो हमें सिद्ध करना है एफ बराबर r/2 या 2f बराबर r। यहाँ पे एफ क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ की दूरी है एफ, फोकस दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल एफ देंगे और यहाँ पे जो था वो कैपिटल एफ है, दोनों जगह कैपिटल एफ है। तो हमें सिद्ध करना है एफ बराबर r/2 या 2f बराबर r। तो अभी हम लिखाए थे कि माना कि M एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका वक्रता केंद्र C है तथा फोकस F है। इसको हम लोग फोकस कहते हैं। जो वक्रता केंद्र का ठीक आधा होता है वो फोकस कहलाता है, और मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु P कहलाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, या मध्य बिंदु लिख सकते हैं या तो ध्रुव लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा था इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण आती है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। इतना लिखाया था। उसके बाद लिखाए थे तो हमें सिद्ध करना है F बराबर r/2 या 2f बराबर r। तो फिगर बनाना बहुत ज़रूरी था। फिगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लें। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रमाण लिखेंगे CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। ये हमने क्या किया? अभिलंब, यहाँ से अभिलंब खींचा है। तो अभिलंब खींचने के बाद क्या हो जाएगा? जैसे ही हम अभिलंब खींचते हैं तो परावर्तन के नियम यहाँ से लागू हो जाता है। I बराबर होता है R का। तो इसलिए परावर्तन के नियम से कोण I आपका बराबर हो जाएगा कोण R का। ये कोण I कोण R का बराबर है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपका कोण I बराबर हो जाएगा कोण R का। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R को हम क्या लिख सकते हैं? ये कोण बराबर है इस कोण का, तो हम कोण में क्या लिख सकते हैं? कोण ABC, कोण ABC इज इक्वल टू है कोण R का, इसका बराबर, तो कोण हो जाएगा CBF का। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उस पे कोई बिंदु काटती है, उस पे कोई लाइन गुजरती है, उन दोनों से होकर कोई लाइन गुजरती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है।
जिसे हम लोग एकांतर कोण भी कहते हैं। एकांतर कोण आप मैथ में पढ़े होंगे कि जब दो लाइन पैरेलल हो और उससे कोई लाइन होकर गुजरती है इस तरह से, कोई लाइन इस तरह से होकर गुजरती है तो ये कोण बराबर होता है इस कोण का, ये कोण बराबर होता है इस कोण का। ये पढ़े होंगे, इसे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ये आपका मैथ का चीज़ है, अगर मैथ नहीं जानते हैं तो ये सिद्ध होने वाला नहीं है, तो आप मैथ का पहले डिफिनीशन जान लें। अब क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से कोण ए बी सी भी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ का। ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का, कोण बी सी एफ का। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ये कहाँ से आया, तो आपका एकांतर कोण से आया है। ये आपका एकांतर कोण से है। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से LHS आपका बराबर है दोनों में, कोण ए बी सी, यहाँ भी आपका बराबर है कोण ए बी सी, किसका बराबर है, कोण सी बी एफ, कोण बी सी एफ। तो LHS जब बराबर है तो आपका RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का। कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ये कोण यहाँ क्लियर देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ये कोण जो बीच में लिखाता है, जो बीच में लिखाता है ये आपका कोण रहता है। यहाँ देखिएगा ए बी सी हमने लिखा था, बी आपका कोण होगा, ए बी सी ये आपका कोण हो जाएगा। यहाँ लिखा था सी बी एफ, तो ये बी भी आपका कोण है, यहाँ पे बी आपका कोण है। तो कोण लिखने के लिए उसे हम लोग बीच में लिखते हैं, बीच वाले जगह में लिखते हैं। तो कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ ये कोण, और यहाँ हो जाएगा कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, यानी ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, आई बराबर है आर का। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ का, ये कोण आपका ये कोण के बराबर है। अब क्या है, ये कोण जब बराबर हो जाएगा तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगा इस सामने की भुजा का। साफ से बता देते हैं, ये कोण बराबर था इस कोण का। जब ये दोनों बराबर है आपस में तो इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। तो जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो फलस्वरूप क्या होगा, इसलिए त्रिभुज, ये त्रिभुज हो जाएगा पूरा।
इस तरह का इसमें बन रहा होगा ये, तो ये त्रिभुज पूरा हो जाएगा। त्रिभुज BCF, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब आपका BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो कौन कौन भुजा बराबर है आपका? BF और CF। अतः BF इज इक्वल टू CF, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा। ये आपका भुजा हो जाएगा BF इक्वल टू CF, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ? तो आपका BF बराबर है CF का, यानी ये भुजा आपका इस भुजा के बराबर है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण और करीब से होकर गुजरे, इस तरह से होकर गुजरती है। ये बिंदु दर्पण की बहुत ही निकट हो, बहुत ही करीब हो, एकदम करीब हो, यहाँ और यहाँ के बीच हो, तो क्या हो जाएगा? ये लाइन लगभग बराबर होगा इसका, यानी ये लाइन इस लाइन का बराबर होगा। जब किरण मध्य बिंदु के निकट हो, जब AB किरण मध्य बिंदु P के निकट हो, तब क्या होगा कि ये लाइन, ये जो आपका लाइन है, इस लाइन के लगभग बराबर हो जाएगा। ये दम मान लीजिए ये दम करीब से गुजरा है, दम करीब है, तो ये लगभग आपस में दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है ग्राफ, ये इसको दम छोटा मानेंगे तो किरण क्या होगा? दम किरण ये मुख्य अक्ष के दम बगल से होकर गुजरेगी, तो ये लाइन F और P बराबर होगा किसका? इसका B और F का। ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यदि B बिंदु, ये बिंदु P के बहुत ही निकट हो, यदि B बिंदु P के निकट हो, P के निकट हो, तब क्या होगा कि BF बराबर हो जाएगा PF का। जब ये बिंदु इस बिंदु के और करीब होगा यहाँ, तो ये दोनों लगभग आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा का फासला नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर प्रकाश होकर गुजरती है और इस बिंदु पर आकर मिलती है, तो ये दोनों लगभग लाइन बराबर ही हमें लग रहा है, लगभग बराबर।
लग रहा है, पूरा तो बराबर नहीं कह सकते हैं लेकिन लगभग बराबर है, यानी हम कह सकते हैं BF बराबर हो जाएगा PF का। ये भुजा इस भुजा का बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखते हैं समीकरण 3 और 4 से। यहाँ भी देखिएगा LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा, यानी CF बराबर हो जाएगा PF का। यहाँ देखिएगा BF, यहाँ भी BF, यहाँ CF, यहाँ PF, यानी LHS दोनों में बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी CF बराबर आपका हो जाएगा PF। यहाँ एक फिगर पढ़ लेते हैं सहूलियत के लिए। ये आपका P हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से CF बराबर हो गया PF का, यानी ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपस में बराबर है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा कि ये बराबर है इसका, तो हम लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अगर हम पूरा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा PF प्लस CF इज इक्वल टू हो जाएगा PC का, इनका योग और इनका योग आपस में बराबर होगा PC का, ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक का। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, PC प्राप्त हो जाएगा। ये मान लेते हैं 2 है, ये 1 है, तो यहाँ PC कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। ठीक इसी तरह से हम मानते हैं कि PC बराबर मान लेते हैं PF जोड़ CF, ये और ये भुजा बराबर जोड़ है, योग है PC का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या देखते हैं, PC यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग R कहते हैं या रेडियस कहते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हमने पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। तो PC बराबर हो जाएगा R और PF, यहाँ देखिएगा PF और क्या है CF, ये और ये आपस में बराबर है। तो इन दोनों में से कोई एक को ले लेते हैं, PF जोड़ CF। यहाँ देखिएगा PF बराबर है CF का, यानी कोई हम एक लिख सकते हैं। एक कौन वाला लिखेंगे, जिसमें F का मान हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। R हमें प्राप्त हो गया, अब हमें F प्राप्त करना है। तो F देखेंगे कौन सी भुजा में है, तो F है PF भुजा में, तो हम PF को सेम कर देंगे। यहाँ PF को PF लिख देंगे
और यहाँ सी एफ बराबर है पी एफ का, यानी सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं, ये आपका पी एफ हो जाएगा। अब क्या है, आर का आर हो जाएगा और पी एफ हो जाएगा 2pf, ये आपका 2pf हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, जब r बराबर 2pf हो गया तो r बराबर 2pf बराबर कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग f कहते हैं, फोकस दूरी f, यानी आपका हो जाएगा f बराबर r/2, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका प्रूव्ड। इसके ठीक नीचे लिखिएगा 2 लाइन और है, ये लिख लें लास्ट में, जहाँ f फोकस दूरी है तथा r वक्रता त्रिज्या है, ये आपका लास्ट हो गया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, कल की क्लास में होगा f बराबर r/2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम एंड सेव लाइफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन का पालन करें।